भाई बुक में पढ़ने से पहले आओ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जानते हैं। कंसेप्ट का नाम है म्यूचुअलिटी, और इनकम टैक्स में ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज जनरली ये कहा जाता है कि म्यूचुअल कंसर्न्स के केसेस में या म्यूचुअलिटी के केस में अगर कोई इनकम होती है तो वो टैक्सेबल इनकम नहीं होती, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो सर क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का, म्यूचुअलिटी या म्यूचुअल कंसर्न्स, इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? भाई म्यूचुअल का क्या मतलब है? म्यूचुअल का मतलब है अगर दो लोग आपस में एक दूसरे के बेनिफिट के लिए कुछ काम करें, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, दूसरा पहले के बेनिफिट के लिए, उसे बोलते हैं म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब जब दो लोग आपस में एक दूसरे के लिए काम करें, दिस इज नोन एज म्यूचुअल। और इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप से डिराइव होता है वर्ड म्यूचुअलिटी। मैं आपको देता हूं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। भाई एक बहुत बड़ा क्लब है, उस क्लब के होते हैं बहुत सारे मेंबर्स। तो अब क्लब का जो एम होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्लब मतलब वो जो आप पब्स में, बार्स में या नाइट क्लब्स में जाते हो वो वाले क्लब नहीं, जहां पर क्लब्स में कुछ लोग जिनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो सब मिलके कुछ काम करते हैं, उसको बोलते हैं क्लब। जैसे आपने सुना होगा फोटोग्राफी क्लब ऑफ इंडिया या लायंस क्लब ऑफ इंडिया, या जो लोग रिटायर हो जाते हैं 60 के बाद वो अपना मिलके एक क्लब खोलते हैं, रिटायर्ड पीपल का क्लब, उसे कहते हैं क्लब। और उस क्लब में पता है क्या होता है, सारे के सारे मेंबर्स कुछ कुछ पैसा हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ भी करते हैं, पार्टी करते हैं, फन करते हैं, खाते पीते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं। हमारे घरों में भाई ऐसे छोटे छोटे क्लब्स देखने को मिलते हैं, जैसे किटी पार्टीज। तो हाँ, कुछ घर की लेडीज सब मिलके किटी पार्टीज करती हैं और किटी पार्टीज में वो एंजॉय करती हैं, खाना पीना बनाती हैं। हर बार किसी एक के घर में एक फंक्शन छोटा सा रखा जाता है और सारी लेडीज कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए कंट्रीब्यूट करके एक फंड जनरेट होता है। उस फंड से भाई वो अपने आप को ही उस फंड को अपने आप के ऊपर ही खर्च कर देती हैं। दिस आर नोन एज किटी पार्टीज। फॉर्मली या अगर एक बड़े लेवल पे लो तो ये बन जाते हैं क्लब्स। तो ये है कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, जहां कुछ लोग आपस में मिलके कुछ फंड्स कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे के लिए और कॉमन पर्पस है उन सबका। जैसे फोटोग्राफी क्लब ऑफ इंडिया का कॉमन पर्पस है कि सबने जो फोटोग्राफ्स खींची हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाए, उसकी एक गैलरी लगाई जाए, कोई हमें जगह दे और उस जगह में हम उस अपने आर्ट वर्क को प्रेजेंट कर सकें। तो सब कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और सब एक दिन पे डिसाइड करते हैं कि हाँ फलाने संडे को हम सब मिलके अपनी फोटोग्राफ्स को वहां डिस्प्ले करेंगे, अपने आर्ट को वहां डिस्प्ले करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे। तो भाई इस प्रोसेस के दौरान जो ये म्यूचुअलिटी का प्रोसेस है, जहां पर प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेंबर्स का कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करना ऑब्जेक्टिव है इन क्लब्स का या इन कंसर्न्स का। भाई इन सिचुएशन में सपोज अगर कहीं बाय चांस इनकम जनरेट हो जाए तो, फॉर एग्जाम्पल आपने जो क्लब बनाया उस क्लब के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो गया, एक्सपेंसेस कम हुए तो कुछ इनकम आ गई। आपने जो फोटोग्राफी वर्कशॉप करने का फैसला किया था, गैलरी बनाने का फैसला किया था, गैलरी में डिस्प्ले करने का फैसला किया था, उसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा आ गया, खर्चा कम आया तो इनकम हो गई। बाय चांस अगर म्यूचुअल कंसर्न्स में इनकम हो जाए तो क्या वो टैक्सेबल होगी? आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होगी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो टैक्सेबिलिटी की भाई बात हम बहुत डिटेल में करेंगे फ्यूचर अपने लेक्चर्स में, अभी हम म्यूचुअलिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भाई मैंने तुम्हें दो इनफॉर्मल म्यूचुअल कंसर्न्स के एग्जांपल्स दिए, जहां पर इनफॉर्मल बेसिस पे किटी पार्टीज, जहां पर कुछ लेडीज मिलके अपने फंड्स कंट्रीब्यूट करके कुछ इवेंट करती हैं, और दूसरा फोटोग्राफी का कोई क्लब बन जाए जहां पर फोटोग्राफी जो फोटोग्राफर्स हैं वो आए और अपने आर्ट वर्क को प्रेजेंट कर पाए। सिमिलरली लॉयंस क्लब या कोई रिटायर्ड लोगों का क्लब, इस तरह के कुछ क्लब्स बन जाएं। मैं अगर और अपने एग्जाम्पल को फॉर्मल करूं और एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर का आपसे बात करूं, तो भाई एक बहुत बड़ा फॉर्मल म्यूचुअल कंसर्न होता है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज का पर्पस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनीज का पर्पस होता है कि सब लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना जिनके भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, उस पॉसिबिलिटी के मद्देनजर रखते हुए उन सबको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक कवर प्रोवाइड करना, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। अब भाई इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है? ये इंश्योरेंस वर्क करता है
प्रीमियम के बेसिस पे। तो भाई 100 लोगों से हमने 100 रुपए का प्रीमियम लिया। किस चीज के लिए प्रीमियम लिया? हमने प्रीमियम लिया टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज ऑफ स्टॉक। तो भाई स्टॉक है लोगों के पास, इन सब 100 लोगों के पास कुछ स्टॉक है, किसी भी तरह का स्टॉक हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। कुछ इन 100 लोगों के पास कुछ स्टॉक है। हमने इन 100 लोगों से बोला सुनो भाई, तुम सब 100 लोग हमें 100 रुपए दो और हम तुम्हारा स्टॉक इंश्योर कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपीज। 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर मिलेगा तुम्हें। मतलब तुम हमें 100 रुपए का प्रीमियम दो, तुम हमें 100 रुपए का प्रीमियम दो और हम तुम्हारा स्टॉक कवर करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपीज। मतलब 1000 रुपीज का अगर तुम्हारा लॉस हुआ तुम्हारे स्टॉक में तो हम तुमको रीइंबर्स कर देंगे 1000 रुपीज। इसके बदले तुम्हें पे कितना करना पड़ेगा? इसके बदले तुम्हें पे करना पड़ेगा ओनली एंड ओनली 100 रुपीज। तो 10 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। 100 रुपए देके 1000 रुपए का डैमेज कवर हो रहे हैं एक बिजनेसमैन के। हमने ऐसे 100 लोग ढूंढे जो हमारे स्कीम को खरीदने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने हमको 100 रुपए दिए। तो जो फंड्स हमारे पास एक्यूमुलेट हो गए, वो फंड्स एक्यूमुलेट हुए 10,000 रुपीज। 100 लोगों ने 100 रुपए के फंड्स दिए और हमारे पास कितने रुपए कलेक्ट हुए? 10,000 रुपीज कलेक्ट हुए। अब हमारा जो कवर है, कवर का एक और नाम है सम इंश्योर्ड। हमारा जो इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट हुआ, हमने जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करी इन तमाम 100 लोगों को, वो कितने रुपए की प्रोवाइड करी? 100 लोगों को 1000 रुपए का हमने कवर दिया और 1 लाख रुपए की हमने इंश्योरेंस इन लोगों को प्रोवाइड कर दी। हमने इन्हें वादा कर दिया कि सुनो सब के सब लोग, तुम सब का डैमेज हम कवर करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 रुपीज। इस वादे का अगर मैं टोटल लायबिलिटी असर्टेन करूं तो वो बनी 1 लाख रुपए। अगर 100 के 100 लोगों में डैमेज हो गया अपने स्टॉक को लेकर और 100 के 100 लोग हमारे पास मुआवजा मांगने आ गए तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? हमें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बट going by the principle of probability which is used by the insurance companies, the chances of damage are not more than 10%. मैक्सिमम, हद से हद 10% केसेस में ही डैमेज निकल के आता है। इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी होती है भाई इंश्योरेंस की। बड़े बड़े इंश्योरेंस के रिस्क मैनेजर्स होते हैं जो इस तरह की प्रोबेबिलिटीज को निकालते हैं और नेचुरल सी बात है, अलग अलग रिस्क की अलग अलग तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन ऐसा है जिसके ऑफिस में भट्टी रखी है और कुछ ऐसा पदार्थ रखा है जो काफी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, भाई उस केस में वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क इज हायर। जहां पर ऐसा रिस्की बिजनेस नहीं है, वहां रिस्क इज लोअर। तो डिपेंड करता है, मिक्स भाई मिक्स होता है, कहीं हाई रिस्क कहीं लो रिस्क, ऐसा मिक्स होता है। तो नेट नेट हमारा को अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास हमको एक्चुअली डैमेज वाले केसेस आते हैं। तो अगर 7 लोगों, क्योंकि 10 तो मैक्सिमम है, अगर 7 लोगों को डैमेज हुआ अपने स्टॉक में आउट ऑफ दीज 100 पीपल और 7 को हमें 1000 रुपए का मुआवजा देना पड़ा, तो टोटल मुआवजा हमें कितना देना पड़ा? 7000 रुपए का मुआवजा देना पड़ा। तो देखो कितना बड़ा हमारा इंश्योरेंस का कवर मिला। हमें कवर मिला 1 लाख रुपए का, हमने इन्वेस्ट किए थे 10,000 रुपए और 7 लोग जिनको की एक्चुअली में डैमेज उठाना पड़ा या जिनका डैमेज हुआ, 7000 रुपए हमारी जेब से गए। जी हां, ऐसा भी हो सकता है कि ये 7 की जगह 12 हो और हमें ज्यादा रुपए पे करने पड़े, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये रेयर पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो रिस्क एसेसर्स होते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि ये जो रेशो है ये जितना टाइम्स कवर है उससे तो कम कम ही रहे। तो यहां कवर है 10 टाइम्स, तो ये 10 टाइम्स से तो कम कम ही रहे, मतलब 10% से ये कम कम रहे, वो ये लोग इंश्योर करते हैं। अगर वो ये समझते हैं कि ये बढ़ जाएगा तो वो अकॉर्डिंगली प्रीमियम को भी बढ़ा देते हैं। वो 10 टाइम्स का कवर देने के बजाय 5 टाइम्स का कवर देंगे, 7 टाइम्स का कवर देंगे, 6 टाइम्स का कवर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज बीइंग इंश्योर्ड। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट भाई म्यूचुअलिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। म्यूचुअली लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो देखो 100 लोगों ने आपस में एक दूसरे की 100 लोगों की मदद करी। वो 93 लोग
जिनका कोई भी डैमेज नहीं हुआ, उन्होंने इन 7 लोगों की मदद करी और इन 7 लोगों का जो डैमेज हुआ था उसको रिकवर करवाया, अपना बियर करके, अपना खर्चा बियर करके इन 7 लोगों का जो डैमेज था उसे रिकवर करवाया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी या म्यूचुअल कंसर्न, जहां पर कुछ लोग इकट्ठा आ रहे हैं किस चीज के लिए, आपस में एक दूसरे की मदद करने के लिए। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी या म्यूचुअल कंसर्न। एक और भाई बड़ा फेमस, ये दिल्ली में तो बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, तो मैंने तो बचपन से सुना है इस बारे में। कमिटी डलती है, कमिटी डाल रही है, तो आपने सुना होगा अपने घर में कोई मॉम डैड मौसा जी मौसी जी कमिटी डाल रहे होंगे और वो कहेंगे इस महीने हमारी कमिटी निकलेगी तो हम तो अमीर हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। इस कमिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, आओ जानते हैं। तो भाई कमिटी में 10 लोगों ने 10 महीने तक 10-10 रुपए एक्यूमुलेट करे, तो 10 लोगों को 10 महीने तक 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं एक जगह पे। कोई एक हम गुल्लक बना लेंगे और 10 लोग 10 महीने तक 10-10 रुपए उस गुल्लक में डालते रहेंगे। तो भाई एक आदमी ने कितने रुपए दिए पूरे 10 महीने में? एक आदमी ने दिए 100 रुपए पूरे 10 महीने में। तो पहले महीने 10 रुपए, दूसरे महीने 10 रुपए, तीसरे महीने 10 रुपए। तो ये मैंने यहां मंथ्स लिखे हुए हैं भाई, मैं एक आदमी का यहां कंट्रीब्यूशन भी लिख रहा हूं। पहले महीने 10 रुपए, दूसरे 10 रुपए, सबने 10-10 रुपए दिए एक महीने में, ठीक है, सबने 10-10 रुपए दिए एक महीने में। हर महीने 10-10 रुपए सबको कंट्रीब्यूट करने हैं, मतलब सब 10 के 10 लोगों को हर महीने 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करने हैं। मतलब हर महीने गुल्लक में कितने रुपए जा रहे हैं? 100 रुपए हर महीने गुल्लक में जा रहे हैं। तो जब पहला महीना था उसमें टोटल कितने रुपए गए गुल्लक में? 100 रुपए गए। दूसरे महीने में टोटल कितने गए? 100 रुपए गए। तीसरे महीने में कितने गए? 100 रुपए गए। चौथे में 100 रुपए। ऐसे हर महीने 100-100 रुपए इस गुल्लक में जा रहे हैं। 10-10 लोग 10 रुपए ईच कलेक्ट कर रहे हैं और इस गुल्लक में डाल रहे हैं। तो बताना 10 महीने बाद इस गुल्लक में कितने रुपए हो जाएंगे? 1000 रुपए। 10 महीने बाद कितने रुपए हो जाएंगे? 1000 रुपए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब देखना होता क्या है भाई, जो 10 लोग हैं जो 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर महीने, उन 10 के 10 लोगों में से ये बोला जाता है कि भाई किसे अपनी कमेटी पहले खोलनी है। पहले खोलनी मतलब क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? अगर कोई उन 10 आदमियों में से एक आदमी बोलेगा हां, जैसे मान लो 10 लोग थे, 10 में जो थर्ड पर्सन था उसने बोला हां सर मुझे पैसे की जरूरत है, बहुत अर्जेंट है, तो मेरी कमेटी पहले खुलवा दो। आप कहोगे ठीक है तुम अपनी कमेटी पहले खोल लो। तो भाई थर्ड पर्सन जो है इसने तुम्हें 10 रुपए दिए पहले महीने में, ये टोटल तुम्हें कितने रुपए देगा 10 महीने मिला के? 100 रुपए देगा ये तुम्हें पूरे 10 महीने मिला के। ये जो थर्ड पर्सन है इसको पहले महीने तुम लमसम कैश दे दोगे, कितने रुपए का? 55 रुपीज का। तो ये आदमी थोड़ा सा घबराएगा, कहेगा अरे ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें 10 महीने के अंतराल में दूंगा पूरे 100 रुपए और मैं तुम्हें लमसम वापस पैसे देने के लिए कह रहा हूं वन टाइम, तुम मुझे दे रहे हो सिर्फ 55 रुपए, 45 रुपए कहां गए? तो कमेटी का कंसेप्ट ही यह है कि जो सबसे पहले अपनी कमेटी तोड़वाएगा या खुलवाएगा उसको सबसे कम पैसे भरने पड़ेंगे, उसको सबसे कम पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस का कट जाएगा ब्याज। भाई इंटरेस्ट भी तो एक एलिमेंट होता है। वाह तुम बड़े स्मार्ट हो, 10-10 रुपए 10 महीने में दोगे, पहले महीने में हमसे उसकी पूरी वर्थ वापस मांग रहे हो और कह रहे हो हम तुम्हें 100 रुपए दे दें। नहीं भाई नहीं, ब्याज भी तो लग रहा है, तुम्हें ब्याज भी तो पे करना पड़ेगा। हाँ सर ब्याज भी पे करना पड़ेगा, पर सर इतना सारा ब्याज? हाँ भाई 45 रुपए का ब्याज है। अगर तुम पहले महीने में अपनी कमेटी खुलवाते हो 45 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन थर्ड पर्सन बोलेगा नहीं नहीं सर मुझे तो जरूरत है तो मेरी पहले कमेटी खोल दो। ठीक है भाई खोल दी, 55 रुपए ले, अब अगले 10 महीने तक हमें 10-10 रुपए पे करता रही हो तो 100 रुपए के बदले कमेटी के पास कितने पैसे देने पड़े? कमेटी को 55 रुपए देने पड़े। कमेटी के पास कितना सरप्लस आ गया? 45 रुपए का सरप्लस आ गया कमेटी के पास। अब आया दूसरा महीना, दूसरे महीने में फिर 10 के 10 लोगों ने 10 रुपए कंट्रीब्यूट करे, 100 रुपए वापस आया। अब की बार ये जो 100 रुपए कंट्रीब्यूट हुए इससे फिर पूछा गया कि बताओ भाई बताओ कौन इस बार अपनी कमेटी खुलवाना चाहेगा?
सेवेंथ पर्सन ने कहा मैं अपनी कमेटी खुलवाना चाहूंगा। सेवेंथ पर्सन को बोला गया अरे तूने तो सिर्फ 20 रुपए दिए हैं, तो तू 20 रुपए देने के बाद वादा करता है कि 80 रुपए तू और देगा हमें अगले 8 महीने के अंतराल में। सेवेंथ पर्सन कहता है हाँ मैं दूंगा। ठीक है भाई, अगर तू देगा तो आज की डेट पे तू 65 रुपए ले जा। तो सेवेंथ पर्सन कहेगा अरे 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 मेरे 35 रुपए कहां गए? कमेटी क्या कहेगी, अरे भाई ब्याज, तू 10 रुपए 10 महीने में देगा धीरे 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 करके, अभी तुझे आज पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए, तो क्या तू ब्याज नहीं देगा? 100 रुपए पूरे थोड़ी मिल जाएंगे, 65 रुपए मिलेंगे। तो यस, 7% कहता है भाई मुझे तो पैसे की जरूरत है, तो मुझे तो पहले दे दो। जिसको पहले मिला उसका पूरा का पूरा ब्याज उसको करंटली कट गया, उसका 35 रुपीज का ब्याज कट गया। इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ में जिस जिस बंदे की नीड होगी वो बंदा कमेटी तोड़वाता जाएगा। अब ये तो सर नुकसान 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 की बात हुई। अब 6th ईयर ऑनवर्ड्स हो जाएगा मुनाफा, क्योंकि जिसने सब्र किया 5th ईयर तक अपनी कमेटी नहीं खुलवाई उसको अब मिलेगा मुनाफा। तो जो बंदा 6th ईयर में कहेगा हाँ मेरी कमेटी खोल दो, उसको मिलेगा 105 रुपए, ज्यादा रुपए मिलेंगे एज कंपेयर टू व्हाट ही हैड इन्वेस्टेड इन एक्यूमुलेशन इन ऑल द 10 मंथ्स। उसने इन्वेस्ट किया 100 रुपए, उससे मिलेंगे 105 रुपए। जो 7th मंथ में खुलवाएगा उसे मिलेंगे 115 रुपए, 8th मंथ में खुलवाएगा उसे मिलेंगे 125 रुपए, 9th मंथ, और जो 10th मंथ वाला होगा उसे मिलेगा सबसे बड़ा बेनिफिट, 100 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसको मिलेंगे 145 रुपए। सो अगेन दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, जिसका पर्पस है मदद करना उन लोगों की जिनको इमीडिएट कैश की जरूरत है। तो जो यहां खुलवाएगा अपनी कमेटी, इसका मतलब उसे इमीडिएट कैश की जरूरत है, उसकी हो गई मदद। और उन लोगों के लिए यह बन जाएगा एक इन्वेस्टमेंट का सोर्स जिन लोगों को पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है, उनके लिए बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का सोर्स, और इन्हें मिलेगा ब्याज अपनी इन्वेस्टमेंट पे। अब अगर आप ये सब रिडेम्पशन का टोटल करोगे ना तो 1000 ही बनेगा। तो देखना 1000 रुपए ही इन्वेस्ट हुए, 1000 रुपए ही वापस गए। लेकिन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी दो लोगों का भला हो गया, उन लोगों का जिनको पैसे अर्ली चाहिए थे और उन लोगों का जिनको पैसे इन्वेस्ट कहीं करने थे। तो जिनको इन्वेस्ट करने थे उनके पैसे इन्वेस्ट हो गए, जिनको पैसों की जरूरत थी उनके पैसे उनको मिल गए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, अगेन पॉपुलरली नोन एज कमिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगेन मदद करना पर पर्सपेक्टिव है, कोई बिजनेस नहीं कर रहे भाई हम कोई प्रॉफिट मेकिंग एपरेटस क्रिएट नहीं कर रहे, हम कोई प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम सिंपल और सिंपल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये मदद का तरीका है कमिटी रिलीज करना, और मदद का तरीका है इंश्योरेंस करवाना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी या म्यूचुअल कंसर्न। तो क्योंकि आप सब मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हो, क्योंकि यहां भी आप सब मिलके एक दूसरे की मदद कर रहे हो, इनकम टैक्स कहता है कि आप अगर अपने आप से ही कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस पे टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो यहां जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ये 100 पीपल मिलके बाहर की दुनिया के साथ नहीं कर रहे, वर्ल्ड के साथ नहीं कर रहे, ये तो अपने आपस में ही कर रहे हैं। 100 लोग अपने आपस में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसी तरह यहां जो 10 लोग हैं वो अपने आपस में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइजेशन बना के एक दूसरे के साथ ही ट्रांजैक्शन हो रही है। कोई बाहर के वर्ल्ड में जाके प्रॉफिट थोड़ी बना रहे हैं, आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी या म्यूचुअल कंसर्न विच इज एग्जेम्प्ट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर आप खुद से ही पैसा कमा रहे हो, अगर आप खुद से ही इस पैसे को इन्वेस्ट करके आप खुद में ही अपना इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व नहीं है, कोई बिजनेस इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी एंड इट इज एग्जेम्प्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट।